Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and Indian Express explained section, and we couldn't make the video for a few days, but as you would have seen, you must have got the updates. All those who have subscribed to the channel, तो जिनको भी आपको पढ़ना है वो जाके वहाँ पे पूरा अपडेटेड है PIB और इंडियन एक्सप्रेस, आप जाके बाकायदा पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं. ओके नाउ आज के 15 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो 15 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ दैट वाई द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ अनियन, व्हाट वर द ट्रिगर्स दैट लेड टू द एक्सपोर्ट बैन. ओके, तो एक्सपोर्ट ऑफ अनियन को क्यों बैन किया है और ट्रिगर्स क्या थे. तो इसमें ऑथर ने कहा है कि दो मेन ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है ब्लैंकेट बैन लगाने का ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अनियंस. पहला जो है वो ये है कि स्टडी इंक्रीज़ देखा गया है अनियंस के प्राइसेस में, विच हैज़ सीन द किचन स्टेपल बिकम कॉस्टलियर इन दी अर्बन मार्केट्स. ओके, और अभी जो है मतलब उसका रेट वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए होलसेल प्राइसेस में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ देख रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अर्बन मार्केट में ये कॉस्टली हो रहा था. और इमीडिएट ट्रिगर की यदि बात करें विच लेड टू द बैन कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द CPI नंबर्स, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी नंबर्स जो हैं उसकी वजह से ये इमीडिएट ट्रिगर रहा है, जिसकी वजह से ये बैन लगाया गया है. CPI नंबर कौन रिलीज़ करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम. ओके, और ये जो बैन आया है ये ठीक 3 महीने बाद आया है आफ्टर गवर्नमेंट ट्वीक दी आर्केक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट. तो गवर्नमेंट ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लेकर आई थी 1955 का, जिसके अंडर जो भी स्टॉक मतलब स्टॉक के उसके ऊपर लिमिट लगाई गई थी, इम्पोज की गई थी स्टॉक लिमिट, और उसके अलावा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल सीड्स, पोटैटोज़, अनियंस और दूसरे कमोडिटीज़ के ऊपर. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो अनियंस थे ये होलसेल मार्केट में कॉस्टलियर क्यों थे. इसकी वजह ये थी कि अगस्त में एक्सेप्शनली हैवी रेन्स हुई हैं, जिसकी वजह से खासकर कर्नाटका में जो अनियन क्रॉप था विच वाज ऑलमोस्ट मार्केट रेडी, एकदम मार्केट में जाने के लिए तैयार था, इन बहुत तेज़ बारिश की वजह से वो पूरा वॉश आउट हो गया है. ओके, एंड दैट वाज सपोज टू हिट द मार्केट्स इन सितंबर, सो दैट्स वाई इट हैज़ बिकम कॉस्टली. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ हाउ वैक्सीन्स आर टेस्टेड एंड वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व्ड. तो इसमें 3 फेजेस की बात की गई है कि कैसे टेस्टिंग की जाती है ह्यूमंस के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं, उसके 3 स्टेजेस क्या रहते हैं किसी भी वैक्सीन को लाने से पहले. जो पहला फेज़ होता है वो 1 या 2 डज़न हेल्दी एडल्ट वॉलंटियर्स पे किया जाता है, और इसमें अगर माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे हेडेक या फीवर वगैरह तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उसकी वजह से कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो ऐसी वैक्सीन को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, तो उसको नेक्स्ट स्टेज में नहीं भेजा जाता है. देन सेकेंड फेजेस ये जो होता है ये कुछ 100 हेल्दी एडल्ट पार्टिसिपेंट्स पे ही किया जाता है. अब इसमें क्या होता है ये देखना होता है कि जो वैक्सीन है वो इम्यून रिस्पॉन्स पहली बात तो ट्रिगर कर रही है या नहीं कर रही है, और दूसरी बात कितना वैक्सीन डोजेज दिया जाए जिससे एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो पाए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर इट इज़ ट्रिगरिंग और नॉट, एंड सेकेंड ऑफ ऑल द डोजेज विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू ट्रिगर दी रिस्पॉन्स. ओके, नाउ थर्ड फेज इज वैक्सीन इज ट्राइड ऑन थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स. अब 20,000 से 60,000 लोगों के बीच में जो वैक्सीन है उसको ट्राई किया जाता है, और इसमें आधे लोगों को तो प्रॉपर वैक्सीन दी जाती है और बाकी हाफ को डमी दिया जाता है, और पार्टिसिपेंट्स को नहीं बताया जाता है कि उन्हें क्या दिया गया है. ओके, मतलब एक प्लेसिबो इफेक्ट टाइप का क्रिएट किया जाता है कि सही चीज़ ना बताई जाए कि आपको मतलब किसको डमी दी गई, किसको रियल वैक्सीन दी गई है, और उनको नॉर्मली लाइफ जीने को कहा जाता है और उनको फॉलोअप किया जाता है. और कुछ टाइम के बाद में कुछ महीनों के बाद में उनको चेक किया जाता है कि जिस ग्रुप को वैक्सीन दी गई थी क्या उसने कुछ हायर रेजिस्टेंस शो किया है टू द इन्फेक्शन और नॉट. अगर हायर रिस्पॉन्स आया है, रेजिस्टेंस आया है, तो उस वैक्सीन को इफ़ेक्टिव माना जाता है. अब कोरोना वायरस की वैक्सीन की अगर बात करें तो अभी कहाँ पे कहानी पहुँची है, तो अभी 175 से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स में और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में और 34 क्लिनिकल में हैं, और 8 जो है वो फाइनल स्टेज में यानी फेज़ 3 में है ह्यूमन ट्रायल के. और इंडिया से अगर देखें तो वैक्सीन कैंडिडेट कम से कम 8 वैक्सीन जो हैं वो इंडिया में डेवलप हुई हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो फेज़ 2 ट्रायल्स में गई हैं अभी.
ओके। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है जिनकी अभी बात हो रही है, तो वो ये है, इनके आप नाम यहाँ से पढ़ सकते हो, एस्ट्राजेनेका, ये सब आपने नाम अभी न्यूज़ में पढ़े भी होंगे, ठीक है। रशियन वैक्सीन का भी आया था, फाइज़र का आया था, ओके। नाउ चाइना नेपाल टेंशन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड में कैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है बॉर्डर पे। तो उत्तराखंड जो है वो 350 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, और 275 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ में। अब ये याद रखना कि उत्तराखंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इसमें से चमोली और उत्तरकाशी जो है उसकी बाउंड्री चाइना से है, जबकि उधम सिंह नगर एंड चंपावत है बाउंड्रीज विद नेपाल, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिकल जो है वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज दोनों चाइना और नेपाल से हैं, ओके। सो रिमेंबर पिथौरागढ़ इन उत्तराखंड शेयर्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड नेपाल। तो अगर आपको कभी मतलब लोकेशन पूछी जाए तो आप समझ सकते हैं एकदम कॉर्नर मोस्ट पार्ट में है पिथौरागढ़, ओके। तो अब प्रिपरेशन क्या किया जा रहा है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अग्री किया है कि वो इंडियन एयरफोर्स को लैंड देगी ताकि वो वहाँ पे एयर डिफेंस रडार लगा सके, जो भी चाइना बॉर्डरिंग 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें। और आईएएफ ने प्रपोज किया है कि वो एक न्यू एडवांस लैंडिंग ग्राउंड डेवलप करेगी ताकि हिल एरियाज़ की एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट किया जा सके। और इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि जो केदारनाथ श्राइन है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, केदारनाथ श्राइन इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, और रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में आता है। वहाँ पे हेलीपैड को एक्सपैंड किया जाएगा ताकि जो आईएएफ के चिनूक मल्टी मिशन चॉपर्स हैं उनको भी वहाँ से ऑपरेट किया जा सके, ओके। और उत्तराखंड कैबिनेट ने अपनी जो आईटी पॉलिसी है स्टेट की उसको भी अमेंड करने की बात की है ताकि इंसेंटिव्स दिए जा सके प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज़ को कि वो डार्क विलेजेस, यानी जिन विलेजेस में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे अपने टावर्स को इंस्टॉल करें। तो अब क्या है एक्चुअली में क्योंकि नेबरिंग स्टेट है नेपाल से, तो कई लोग जो है वो नेपाली सिम यूज़ करते हैं जो कि सेफ़ नहीं है, तो इसलिए टेलीकॉम फैसिलिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है और इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज़ को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, ओके। नाउ लेट्स मूव टू पीआईबी। सबसे पहली बात, कैबिनेट ने अप्रूव किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एम्स एट दरभंगा इन बिहार। दरभंगा जगह याद रखना बिहार में, वहाँ पे एम्स स्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो इसको इम्पैक्ट क्या होगा इसको सेटअप करने का, तो एक तो हेल्थ एजुकेशन ट्रांसफॉर्म होगी और ट्रेनिंग भी, और इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की शॉर्टेज है इस रीजन में उसको भी एड्रेस किया जाएगा, ओके। तो काफ़ी अच्छी सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी पॉपुलेशन को, और साथ में कई सारे डॉक्टर्स का एक बड़ा पूल भी क्रिएट किया जाएगा, और जो भी दूसरे वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स हैं जो कि ये फिर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल कराए जा सकते हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, ओके। और ये जो एम्स है इसको पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रही है और पूरे उसका ऑपरेशंस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी वही उठाएंगे, और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, और करीब 3000 अलग फैकल्टी और नॉन फैकल्टी पोस्ट इसमें क्रिएट की जाएंगी, ओके। Now cabinet approves Haryana orbital rail corridor project from Palwal to Sonipat via सोना मनेसर खरखौदा, ओके। तो ये हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है पलवल से सोनीपत के बीच में, और इसको इम्प्लीमेंट करेगी HRIDC यानी हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने सेटअप की है विथ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ओके। और इसमें सबका पार्टिसिपेशन रहेगा, मतलब पहली बात तो रेलवेज़ का, दूसरा हरियाणा गवर्नमेंट का, और तीसरा प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का। ना नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल्स, ये कहाँ पर है, ये बीकानेर राजस्थान में है, और इसमें मतलब एक ब्रांच बनाई जा रही है गुजरात में ऑफ नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, बीकानेर में बनाई जा रही है, ओके। तो उसके बारे में ये न्यूज़ थी। और खराई कैमल्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, खराई कैमल को पहली बात कैरेक्टराइज किया, सबसे पहली बात मैं बता दूं ये क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है खराई कैमल्स पे, ठीक है। तो खराई कैमल जो है ये कैरेक्टराइज किया गया, इनको रजिस्टर और गैजेट किया गया है एज अ ब्रीड बाय डेयर आइकार ने इसको एक ब्रीड क्लासीफाई किया है,
और NRCC जो है उसने एक MOU भी साइन किया है कामधेनु यूनिवर्सिटी गुजरात के साथ में इस ब्रीड के कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए, जिसमें खासकर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी साइंटिफिक कैमल हस्बेंड्री के लिए, और साइंटिस्ट फार्मर इंटरेक्शन मीटिंग्स की जाएंगी, एनिमल हेल्थ कैंप्स होल्ड किए जाएंगे और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द कैमल मिल्क. ओके, एंड फॉलोइंग इज़ बीइंग कैरिड आउट बाय NRCC बीकानेर. और डबल हम्प्ड कैमल जो लद्दाख में है उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए NRCC बीकानेर क्या कर रहा है, कैमल हेल्थ मैनेजमेंट किया जा रहा है, हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज करके नुब्रा वैली में, और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट किया जा रहा है बाय यूटिलाइजिंग लोकल फीड रिसोर्सेज. ओके, नाउ ASAT मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा ऑन 27 मार्च 2019. ये किया गया था ASAT का, और DRDO जो है वो DRDO ने डेवलप किया है ASAT मिसाइल को. और अब क्या न्यूज़ एक्चुअली में क्या थी, इन्होंने एक इंडियन ऑर्बिटिंग टारगेट सैटेलाइट को इंगेज किया है लो अर्थ ऑर्बिट में इन अ हिट टू किल मोड. ओके, तो जो ये इंटरसेप्टर मिसाइल है ये 3 स्टेज मिसाइल है विद 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, और जो रेंज सेंसर्स हैं उनसे उनके डेटा के अकॉर्डिंग तो ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल था, और ये पूरा इंडिजिनस एफर्ट था. ओके, रिमेंबर ASAT मिसाइल हिट टू किल मोड में इसको LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में इसको इंगेज किया गया है. ओके, और ये करने वाला अब इंडिया जो है 4th नेशन है जिसके पास में ऐसी कैपेबिलिटी है. नाउ MSP फॉर MSP इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड MFP इज़ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. इसकी स्कीम जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है और इसने ट्राइबल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया है, इन्फ्यूजिंग मोर देन 3000 करोड़ इन द पास्ट फ्यू मंथ्स. ओके, तो यूनियन कैबिनेट ने ये 2013 में अप्रूव की थी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम of marketing of non-nationalized, non-monopolized MFP and development of a value chain. ठीक है, तो ये इसका पूरा स्कीम का यही नाम था MFP थ्रू MSP. ओके, और ये MFP गैदरर्स जो है उनको सोशल सेफ्टी देने के लिए हैं, जो खासकर होते हैं ST यानी शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स होते हैं, और ज़्यादातर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज से होते हैं ये. और इसके की फीचर्स क्या हैं, इसमें ये इंश्योर करना कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले, और ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बने उनके लिए, और फेयर मॉनेटरी रिटर्न्स मिले जो भी उनको उनके एफर्ट्स होते हैं कलेक्शन में, प्राइमरी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में, और ख़ासकर जो रिसोर्स बेस है उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे. ओके, और जो भी मतलब सेल्स होती हैं उसके बाद में उसके रेवेन्यू का भी उनको शेयर मिले. ओके, तो पहले जो ये स्कीम थी ये केवल स्केड्यूल्ड एरियाज़ तक ही लिमिटेड थी 8 स्टेट्स में, और इसमें 12 MFP इस पे फिक्स किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बाद में इसको सारे स्टेट्स और यूटीज़ में एक्सपैंड किया गया है, और अब 49 MFP इस पे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ओके, और इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होता है, जो MFP को परचेज़ किया जाता है वो स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज करती हैं, और उनका मार्केट प्राइस असर्टन करने के लिए कई सारे मार्केट करस्पॉन्डेंट्स होते हैं, और मतलब जो भी एजेंसीज़ होती हैं तो वो उनका यूज़ करती हैं मार्केट करस्पॉन्डेंट्स का. ठीक है, मार्केट प्राइस जानने के लिए. और प्राइमरी वैल्यू एडिशन भी होता है इसमें, और इसके अलावा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाया जाता है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज वगैरह को. और इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, जो कि मॉनिटर भी करती है. और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिटरमिन करता है, वो यही मिनिस्ट्री करती है विद टेक्निकल हेल्प ऑफ ट्राइफेड. ओके, ट्राइफेड के बारे में आपको काफ़ी कुछ बताया जा चुका है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू टुडे, टेल मी अबाउट ट्राइफेड. ये हम पहले 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसको नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी कहते हैं, प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और एसेंशियल फूड, न्यूट्रिशन, मेडिसिनल नीड्स और कैश इनकम प्रोवाइड करता है उन सारे स्केड्यूल ट्राइब के मेंबर्स को जो कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं.
और करीब एक एस्टिमेट है 100 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वो MFP पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर फूड, शेल्टर एट्सेट्रा। ओके, नाउ MFP प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, स्पेशली क्योंकि इन एरियाज़ में एक्सेसिबिलिटी काफ़ी पुअर है और कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रॉपरली इवॉल्व नहीं हुआ है। ओके, सो जो MFP गैदरर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होते हैं और वो फेयर प्राइसेस के लिए बार्गेन नहीं कर पाते। कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप बार्गेन भी नहीं कर पाओगे। तो अब ये जो इंटरवेंशन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इट कैन हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड MFP मार्केट्स। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड PIB। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।